तो आज हम पीटर थियल की किताब 0 to 1 पर एक नज़र डालने वाले हैं। ये उन किताबों में से है जो सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि दुनिया को देखने का आपका नज़रिया ही बदल देती है। हाँ, मतलब ये सोचने पर मजबूर कर दिया। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है। हाँ, वो कौन सा ज़रूरी सच है जिस पर बहुत कम लोग आपसे सहमत है। और यही सवाल एक तरह से पूरी किताब की आत्मा है। थियल का मानना है कि हर महान काम की शुरुआत इसी तरह के एक विरोधाभासी विचार से होती है। तो चलिए इसी के एक मुख्य विचार से शुरू करते हैं। किताब कहती है कि दुनिया में प्रगति यानी प्रोग्रेस 2 ही तरीकों से होती है। पहला है 1 से n तक जाना, मतलब जो चीजें पहले से मौजूद हैं उन्हीं की नकल करके और बनाना। हाँ बिल्कुल, जिसे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। हाँ, इसे आप हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कह सकते हैं। जैसे चीन ने पिछले कुछ दशकों में किया। उन्होंने विकसित देशों की हर चीज की नकल की। अच्छा। तेज ट्रेनें, शहर, एयर कंडीशनिंग, ये एक सफल मॉडल को दुनिया भर में फैलाना है। 1 से n। और फिर दूसरा तरीका है 0 से 1 तक जाना। यह है वर्टिकल प्रोग्रेस, मतलब कुछ बिल्कुल नया बनाना। अगर आपके पास एक टाइपराइटर है और आप उसकी 100 और कॉपी बना लेते हैं तो वो 1 से n है। हाँ। लेकिन अगर आप टाइपराइटर से एक वर्ड प्रोसेसर बना देते हैं तो वो 0 से 1 है। और थियल इसी को टेक्नोलॉजी कहते हैं। और टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कुछ भी नया करने का तरीका है। और किताब का मूल तर्क यही है कि असली प्रगति 0 से 1 में है, नकल करने में नहीं। तो आज हम थियल के कुछ ऐसे ही मतलब चौंकाने वाले विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, जैसे कि प्रतियोगिता व्यापार के लिए अच्छी नहीं बल्कि बुरी क्यों है, और एक सफल एकाधिकार, एक मोनोपोली कैसे बनाई जाती है। और ये भी कि क्या सफलता वाकई किस्मत का खेल है या हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। चलिए सबसे पहले उस विचार पर आते हैं जो शायद सुनने में सबसे अजीब लगता है, कि पूंजीवाद और प्रतियोगिता दुश्मन है। हाँ ये तो है। हम सब ने तो यही सीखा है कि जितनी ज्यादा प्रतियोगिता उतना ग्राहकों का फायदा। लेकिन थियल कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। ये सुनने में उल्टा लगता है ना। हाँ। क्योंकि प्रतियोगिता की ये जो विचारधारा है वो हमारे समाज में बहुत गहराई तक घुसी हुई है। लेकिन इसे बिजनेस के नजरिए से देखिए। ठीक है। थियल 2 मॉडल पेश करते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार, मतलब परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब जैसे कोई रेस्टोरेंट या एयरलाइन इंडस्ट्री। बिल्कुल। और ऐसे बाजार में क्या होता है, अगर कोई थोड़ा भी मुनाफा कमा रहा है तो एक नई कंपनी आ जाएगी, कीमतें कम कर देगी और मुनाफा फिर से खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। इसका क्लासिक उदाहरण है अमेरिकी एयरलाइन उद्योग। 2012 में उन्होंने प्रति यात्री यात्रा पर औसतन सिर्फ 37 सेंट कमाए थे। बस 37 सेंट, मतलब 1 कप चाय से भी कम। हाँ, ये तो बिजनेस नहीं, एक तरह की चैरिटी जैसा लग रहा है, जहाँ बस किसी तरह जिंदा रहने की लड़ाई चल रही है। यही क्रूर सच्चाई है। अब इसकी तुलना कीजिए गूगल से, जो एक एकाधिकार है। उसी साल गूगल का प्रॉफिट मार्जिन एयरलाइन उद्योग से 100 गुना से भी ज्यादा था। 100 गुना? लेकिन एक मिनट, क्या गूगल का एकाधिकार हमारे लिए अच्छा है? हम तो हमेशा सुनते आए हैं कि एकाधिकार से ग्राहकों को ही नुकसान होता है। यह बहुत अच्छा सवाल है। और थियल के अनुसार 2 तरह के एकाधिकार होते हैं। एक वो जो गैर कानूनी तरीकों से प्रतियोगिता को खत्म कर दे, और दूसरा है रचनात्मक एकाधिकार, क्रिएटिव मोनोपोली। जैसे गूगल, ये कंपनियां कुछ इतना नया और इतना बेहतर बनाती हैं कि कोई उनके आसपास भी नहीं होता। मतलब गूगल ने सर्च को इतना बेहतर बना दिया कि आज भी उसका कोई सच्चा प्रतियोगी है ही नहीं। सही बात है। और वो समाज को इतनी वैल्यू देता है, मुफ्त में सर्च, मैप्स, जीमेल, कि हम उसके एकाधिकार को लेकर ज्यादा सोचते ही नहीं। शायद सबसे सफल एकाधिकार वो होते हैं जो इतने उपयोगी हों कि ग्राहकों ने प्रतियोगी कंपनियों की कमी के तौर पर देखे ही नहीं। ठीक यही किताब का तर्क है कि हर सफल कंपनी एक अनूठी समस्या को हल करके एकाधिकार हासिल करती है। टॉल्स्टॉय की मशहूर लाइन है, सभी खुशहाल परिवार एक जैसे होते हैं। हाँ। लेकिन थियल कहते हैं कि बिजनेस में इसका ठीक उल्टा है। सभी खुशहाल कंपनियां अलग अलग होती हैं क्योंकि वो कुछ अनूठा कर रही हैं। और सभी असफल कंपनियां एक जैसी होती हैं। वे प्रतियोगिता की दौड़ में पिस गई। ये प्रतियोगिता वाली मानसिकता तो हर जगह है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल का उदाहरण ही ले लीजिए, वो एक दूसरे से लड़ने में इतने उलझ गए। बिंग बनाम गूगल सर्च, ऑफिस बनाम डॉक्स। हाँ, और इतने में एप्पल चुपचाप मोबाइल की दुनिया का बादशाह बन गया। क्योंकि जब आप सिर्फ अपने प्रतिद्वंदी को देख रहे होते हैं तो आप उन बड़े मौकों को देखना भूल जाते हैं जो कहीं और मौजूद हैं। आप 1 से n की लड़ाई में फंस जाते हैं और 0 से 1 का मौका गवा देते हैं।
ठीक है, तो मान लिया कि प्रतियोगिता से बचना है और एकाधिकार बनाना है, पर ये होता कैसे है? क्या इसका कोई फॉर्मूला है? कोई तय फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन थियल एक सफल एकाधिकार की 4 खासियतों की पहचान करते हैं। ओके। पहली और सबसे जरूरी चीज है कोई ऐसी खास टेक्नोलॉजी जो सिर्फ आपके पास हो, आपका सीक्रेट सॉस, जिसे कोई आसानी से कॉपी ना कर सके। और ये सिर्फ थोड़ा बहुत बेहतर होने से काम नहीं चलेगा, है ना? बिल्कुल नहीं। आपका प्रोडक्ट अपने सबसे करीबी विकल्प से कम 10 गुना बेहतर होना चाहिए। 10 गुना? हाँ, मामूली सुधार से काम नहीं चलता। जैसे अमेज़न ने शुरुआत में किसी भी किताबों की दुकान से 10 गुना ज्यादा किताबें पेश की। दूसरी खासियत है नेटवर्क इफेक्ट। ये तो क्लासिक है। हाँ, जितने ज्यादा लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, ये उतना ही बेहतर होता जाता है। फेसबुक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर मेरे सभी दोस्त फेसबुक पर हैं, तो मैं किसी और नेटवर्क पर क्यों जाऊंगा? बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। नेटवर्क इफेक्ट वाले बिजनेस को हमेशा बहुत छोटे बाजार से शुरू करना पड़ता है। अच्छा। फेसबुक सिर्फ हार्वर्ड के छात्रों के लिए शुरू हुआ था। उन्होंने पहले एक छोटे घने नेटवर्क पर कब्जा किया और फिर वहां से फैले। तो रणनीति है, पहले एक छोटी सी झील के राजा बनो, फिर पूरे महासागर पर कब्जा करने की सोचो। एकदम सही। तीसरी खासियत है बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्था। इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मतलब जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी लागत कम होती जाती है। हाँ, और आप और मजबूत होते जाते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनियां इसका बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक और कॉपी बनाने की लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट लगभग शून्य होती है। सही बात है। एक बार सॉफ्टवेयर बन गया तो आप उसकी लाखों कॉपियां बेच सकते हैं। और चौथी खासियत है ब्रांडिंग। एप्पल का नाम सुनते ही दिमाग में एक प्रीमियम क्वालिटी की तस्वीर बन जाती है। हाँ, एक मजबूत ब्रांड अपने आप में एक एकाधिकार है। लेकिन थियल चेतावनी देते हैं कि ब्रांडिंग कभी भी एक खोखले प्रोडक्ट पर नहीं टिक सकती। सही है। एप्पल के पास अपनी बेहतरीन तकनीक है, बड़ी पैमाने की अर्थव्यवस्था है और एक मजबूत नेटवर्क भी है। ब्रांडिंग इन सब चीजों के ऊपर की परत है, नींव नहीं। तो इन चारों को मिलाकर एक रणनीति बनती है। एक छोटे बाजार से शुरू करो, उसे पूरी तरह जीतो और फिर धीरे धीरे बड़े बाजारों में विस्तार करो। लेकिन ये सब करने के लिए एक लंबी योजना की जरूरत होगी। और यहीं पर किताब एक और दिलचस्प बहस छेड़ती है, सफलता किस्मत से मिलती है या एक अच्छी योजना से। हाँ, और ये आज के समय का एक बहुत बड़ा सवाल है। कई सफल लोग कहते हैं कि वो तो बस लकी थे। हाँ, विनम्रता से। लेकिन थियल का तर्क है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो संयोग और अनिश्चितता को कुछ ज्यादा ही महत्व देता है। वो भविष्य को लेकर 4 तरह के नजरिए पेश करते हैं। अच्छा, वो क्या है? ये 2 बातों पर निर्भर करता है। आप भविष्य को लेकर आशावादी हैं या निराशावादी, और आप उसे निश्चित मानते हैं या अनिश्चित। ओके। तो पहला है निश्चित निराशावाद। मतलब आप मानते हैं कि भविष्य बुरा होगा, लेकिन आप जानते हैं कि क्या होने वाला है, इसलिए आप तैयारी करते हैं। फिर है अनिश्चित निराशावाद। भविष्य बुरा होगा लेकिन कोई नहीं जानता कि क्यों और कैसे, इसलिए लोग बस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। ये कुछ हद तक आज के यूरोप जैसा है। अच्छा। तीसरा है निश्चित आशावाद, जो 1950-60 के दशक का अमेरिका था। लोगों का मानना था कि भविष्य बेहतर होगा और उसे बेहतर बनाने के लिए उनके पास बड़ी बड़ी योजनाएं थी। जैसे चांद पर जाना। हाँ, या इंटरस्टेट हाईवे बनाना। वे भविष्य का निर्माण कर रहे थे। और चौथा, जहां थियल के अनुसार आज हम हैं, वो है अनिश्चित आशावाद। बिल्कुल, इंडेफिनिट ऑप्टिमिज्म। भविष्य बेहतर तो होगा, लेकिन कोई नहीं जानता कैसे। इसलिए कोई खास योजना बनाने की जरूरत नहीं है, बस प्रक्रिया पर ध्यान दो, अपने विकल्प खुले रखो। और ये मानसिकता हर जगह दिखती है। शिक्षा में छात्र अपने बायोडेटा को भरने के लिए हर तरह की गतिविधियों में हिस्सा लेते हैं, ताकि उनके सारे विकल्प खुले रहें। लेकिन वो किसी एक चीज में महारत हासिल नहीं करते। ये तो कॉलेज के दिनों की याद दिलाता है, जहां सब एक ही इंटर्नशिप के पीछे भाग रहे थे, ये सोचे बिना कि क्या वो वाकई में उनके लिए सही है। बस एक सुरक्षित रास्ता चुनना था। और यही मानसिकता लीन स्टार्टअप की विचारधारा में भी दिखती है। छोटे छोटे बदलाव करो, ग्राहकों की सुनो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। पर थियल पूछते हैं, एक साहसिक योजना के बिना आप 0 से 1 तक कैसे पहुंचेंगे? सही बात है। क्या स्टीव जॉब्स ने फोकस ग्रुप से पूछकर आईफोन बनाया था? नहीं, उनके पास एक निश्चित कई सालों की योजना थी। संदेश साफ है, आप लॉटरी का टिकट नहीं है। भविष्य संयोग से नहीं, डिजाइन से बनता है। ठीक है, तो अगर हमें योजना बनानी है और अपने भविष्य को डिजाइन करना है, तो हमें अपनी ऊर्जा और संसाधन कहाँ लगाने चाहिए? आम सलाह तो यही है कि अपने सभी अंडे
एक ही टोकरी में ना रखें। और थियल इस आम धारणा को भी पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। वो वेंचर कैपिटल की दुनिया से एक सिद्धांत लाते हैं जिसे पावर लॉ कहते हैं। पावर लॉ। हाँ, वेंचर कैपिटलिस्ट कई स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, ये जानते हुए कि ज्यादातर डूब जाएंगे। और उन्हें उम्मीद होती है कि कुछ कंपनियां इतनी सफल होंगी कि वो बाकी सभी के नुकसान की भरपाई कर देंगी। ये आम सोच है, लेकिन पावर लॉ इससे भी एक कदम आगे की बात कहता है। वो कहता है कि एक सफल फंड में सबसे अच्छा निवेश अकेले ही बाकी पूरे फंड के कुल रिटर्न से ज्यादा कमा कर देता है। क्या बस एक निवेश पूरे फंड से ज्यादा? हाँ, कुछ कंपनियां बाकी सबसे इतना ज्यादा बेहतर करती हैं कि उनके सामने बाकी सब छोटे लगने लगते हैं। ये एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव आइडिया है। मतलब एक ही निवेश पूरे फंड को बचाता है। ये तो सुनने में बहुत ज्यादा लगता है। ये सच है। थियल की अपनी फर्म फाउंडर्स फंड में फेसबुक में किया गया एक निवेश बाकी सभी निवेशों से बेहतर साबित हुआ। पावर लॉ हर जगह है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते क्योंकि दुनिया हमें विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन सिखाती है। तो इसका मतलब है कि मुझे 10 अलग-अलग स्किल्स सीखने के बजाय एक ही चीज पर फोकस करना चाहिए जो असाधारण रूप से अच्छा कर सकती है। हाँ, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हर चीज के लिए सच है। आपका जीवन एक पोर्टफोलियो नहीं है। आप एक साथ दर्जनों करियर नहीं बना सकते। आपको उस एक चीज पर दांव लगाना होगा जिसे आप अच्छी तरह से कर सकते हैं और जो भविष्य में मूल्यवान होगी। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि करियर चुनते समय ये सोचना ज्यादा जरूरी है कि मैं किस कंपनी से जुड़ रही हूँ, बिल्कुल, बजाय इसके कि मेरी शुरुआती सैलरी क्या होगी। बिल्कुल। पावर लॉ का मतलब है कि सही कंपनी और गलत कंपनी के बीच का अंतर बहुत बड़ा होगा। एक डूबते हुए स्टार्टअप का 100% मालिक होने से कहीं बेहतर है गूगल जैसी कंपनी का 0.01% का मालिक होना। तो आपको उस नाव को बहुत ध्यान से चुनना होगा जिसमें आप सवार होने जा रहे हैं। हाँ, क्या ये नाव अगले 10-20 सालों में बहुत आगे जाएगी? ये सबसे जरूरी सवाल है। तो कुल मिलाके आज की बातचीत का सार ये है कि हमें कुछ हटकर सोचना होगा। उन मान्यताओं पर सवाल उठाना होगा जो हमें बचपन से सिखाई गई हैं। हाँ, जैसे कि प्रतियोगिता अच्छी होती है। थियल कहते नहीं, प्रतियोगिता मुनाफे को खत्म कर देती है। और मूल्य बनाने के लिए आपको एक रचनात्मक एकाधिकार बनाना होगा। और ऐसा करने के लिए आपके पास 10 गुना बेहतर तकनीक, नेटवर्क प्रभाव और एक मजबूत ब्रांड होना चाहिए। और ये सब करने के लिए आपको भविष्य को संयोग पर नहीं छोड़ना होगा। आपको एक निश्चित साहसिक योजना बनानी होगी। अनिश्चित आशावाद आपको कहीं नहीं ले जाएगा। और अंत में हमें ये याद रखना होगा कि सफलता पावर लॉ का पालन करती है। कुछ ही चीजें बाकी सब पर हावी हो जाती हैं। इसलिए सब कुछ थोड़ा थोड़ा करने के बजाय उस एक सही चीज को खोजने और उस पर अपना सब कुछ दांव पर लगाने में ही समझदारी है। ये सब एक मूल विचार पर वापस आता है। दुनिया में अभी भी ऐसे रहस्य हैं जिन्हें खोजना बाकी है। हर महान व्यवसाय एक ऐसे रहस्य पर बनाया गया है जो महत्वपूर्ण और अज्ञात था। जब लोग रहस्यों की तलाश करना बंद कर देते हैं तो वे सिर्फ परंपराओं का पालन करने लगते हैं। लेकिन सच तो ये है कि खोजने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। तो हम आज की चर्चा को उसी सवाल के साथ खत्म करते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। वो कौन सा महत्वपूर्ण सच है जिसे आप जानते हैं लेकिन जिस पर ज्यादातर लोग आपसे सहमत नहीं हैं? शायद आपका अगला बड़ा विचार, आपका 0 to 1 मोमेंट उसी रहस्य में छिपा हो।